सो सेल्फ जिसका कि फुल फॉर्म है सीमाज एंटरप्रेन्योरियल लेडीज फोरम। ये एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच है जो कि उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जो कि अपने किसी तरीके के बिजनेस में हैं या किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको स्केल अप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो पेरेंट बॉडी है दैट इज साइमा, दैट्स स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। उनके पास में पूरा पैनल है, लाइक सीएस का है, बैंकर्स का है, जो कि हमें गाइड कर सकते हैं हम अपना बिजनेस किस तरीके से बढ़ाएं और बड़ा करें और अच्छा करें। अभी हम लोगों ने शुरुआत करी है, जैसा सुंदजा मैम ने बताया, हमने अप्रैल से स्टार्ट किया। अभी हमारी बॉडी में करीब 50 लेडीज हैं और एक तरीके की इसमें नेटवर्किंग भी होगी, हम एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं। साथ में हमारे पास में बहुत अच्छी बैकिंग मिलेगी हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन साइमा से, जो कि हमें हेल्प कर सकती है। हमारे पास में बेस्ट इन इंडस्ट्री कुछ माइंड्स हैं, लाइक हमारे पेट्रन रिस्पेक्टेड मिस्टर आलोक रंजन जी, एक्स चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट, तो वो भी हमारे साथ में जो हम लोगों को गाइड करते हैं। That's all about SEMA. Now, moving forward, welcome once again, sir. Would request you to say a few words about this program. Thank you, Professor Bajpayee and Professor Archana Shukla, for giving me this opportunity to be at this very special program for the University of Lucknow, for providing me with this opportunity. I had a long day today. We were trying to work on a chair for military science with the Vice Chancellor. So we hope that we'll have many, many opportunities. Thank you, Self. And we hope that we'll have a long, long collaboration of active engagement with the university. Thank you very much. Thank you so much, Professor Chandra. And it would be a great privilege to collaborate with the University of Lucknow and be in your guidance, because you've been known to empower women, and sir has, just to bring this on the table, that sir has, we all know, however, sir has done a lot of work for women and for their empowerment, for their upliftment. So as a woman, thank you so much, sir, for that. मैं formally welcome करना चाहूँगी मिस्टर राजीव सक्सेना को, जो कि आज हमारे मेन स्पीकर हैं। राजीव सर को 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में। उन्होंने बहुत से स्टार्टअप्स को बनाया है और उनके लोगों को गाइड किया है आगे बढ़ाने के लिए। बहुत से इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग दी है इस चीज़ के लिए। उनको इंक्यूबेशन चलाने का और उसको बनाने का बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। सो उनके एक्सपीरियंस से आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अभी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी को कि मैम आप सर को वर्चुअल बुके दे करके फैसिलिटेट करें और इस सेशन को प्रारंभ करें। थैंक यू महिमा जी, अ वेरी वार्म वेलकम सर। और विश्वविद्यालय के प्रांगण में हमें कुछ टीचिंग, लेक्चर और ये सारी बातें तो सुनते ही आए हैं, लेकिन जो आज का ये एजेंडा है और जो आज की ये बातें हैं वो मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स तक जाएंगी और निश्चित ही वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट उन पर डालेंगी कि बच्चे अपना एंटरप्रेन्योरशिप और अपना स्टार्टअप के बारे में सोच पाएं। तो सर फिर से पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत एंड वेलकम सर। थैंक यू सो मच अर्चना मैम। अभी सर जब स्टार्ट करेंगे उस वक्त रिक्वेस्ट है आप सब लोगों ने ध्यान से सुने और अपने माइक्स को म्यूट रखें। यदि किसी के पास कोई क्वेश्चन होता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग आपको अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर पूछने के लिए बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू नाउ। आई विल आल्सो गो ऑन नोट। थैंक यू वेरी मच सेल्फ। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन। ये मेरा प्रिय टॉपिक है, अभी से नहीं बल्कि 25 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला और शहरी क्षेत्र में भी, शहरी मलिन बस्तियों में भी काम करने का मौका मिला, तो मेरे को ये इस टॉपिक से बहुत नज़दीकी जुड़ाव हुआ है। हालांकि टॉपिक हमारे को जो आज का टॉपिक जो दिया है वो दिया असेसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं सबसे पहले कुछ एक बेसिक बातें बताना चाहूँगा। और उसमें पहली बात यह है कि आपको अपॉर्चुनिटी का असेसमेंट करने से पहले अपना असेसमेंट करना चाहिए। अब एक सामान्य आदमी अपना असेसमेंट कैसे करेगा, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली किस तरीके से वो अपना असेसमेंट कर सकता है, इसको हम देखते हैं।
तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए या उत्पादन के लिए 5 साधन हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और प्रबंध। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, मैनेजमेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेबर, श्रम। तो आपको इन चीजों की उपलब्धता क्या है, ये आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा और आप इसका असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी नई चीज शुरू नहीं कर सकते। तो इसको शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस सेक्टर में है। आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं या रिटेल में जाना चाहते हैं। जब आप ये डिसाइड कर लें कि आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास किस किस चीज की उपलब्धता है। अगर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तभी मैं इस क्षेत्र में जा सकता हूं। अगर मेरे पास कैपिटल अवेलेबल है तभी मैं इस क्षेत्र में जा सकता हूं। जहां तक महिलाओं का सवाल है, हमारे समाज में और बल्कि हमारे आसपास हम देखें तो कैपिटल एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। देखिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल कोट करता हूं। हमारे एक मित्र हैं, उनके 2 बच्चे थे, दोनों ने इंजीनियरिंग करी, एक लड़का एक लड़की, और दोनों में जब इंजीनियरिंग करके पास आउट हुए तो हमारे मित्र ने जॉब के लिए उनसे कहा जॉब करो भाई। तो लड़की के लिए उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप एनसीआर या यूपी में जॉब करिए, और अनफॉर्चुनेटली यूपी और एनसीआर में उनको जॉब नहीं मिल पाया। तो उन्होंने कहा मैं एंटरप्रेन्योरशिप से इस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे टच में आया तो मैंने उनको पूरा डिटेल उनका जो प्रोजेक्ट था उसको देखा, और वास्तव में उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था और इन्वेस्टमेंट लागत भी उसमें ज्यादा नहीं थी, लगभग 10 लाख रुपए के लगभग थी। और उनके मेरे मित्र के लड़के ने एक और प्रोजेक्ट बनाया जिसकी लागत 25 लाख रुपए थी और वो इकोनॉमिकल वायबल नहीं था। उसके बावजूद भी मेरे मित्र ने अपने लड़के के प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया, अपनी लड़की के प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं किया। एंड द रीजन बिहाइंड इट कि वो ये समझता है कि जो ये मैं फाइनेंस कर रहा हूँ, कल को लड़की की शादी हो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो पैसा उसके पास चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी मानसिकताएं हमारी बच्चियां झेल रही हैं। इन चीजों को देखते हुए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को देखनी चाहिए कि उनके पास कैपिटल कितनी है। और कैपिटल के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप कैपिटल किसी बैंक के थ्रू लाते हैं, रिलेटिव या फ्रेंड्स के थ्रू लाते हैं, तो आपको एक चीज और नोट करनी चाहिए कि उस कैपिटल की कॉस्ट क्या होगी। सामान्यतः क्या होता है कि जब कैपिटल की कॉस्ट हम असेस नहीं कर पाते हैं तो बाद में जो हमारा बिजनेस मॉड्यूल है वो फेल हो जाता है। सबसे पहले हमारे को जब बिजनेस मॉड्यूल बनाना है तो इसके थ्योरेटिकल अगर हम देखें तो एक तो रैंप मॉडल है, RAMP रैंप मॉडल, R फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, A फॉर एडवांटेजेस, M फॉर मार्केट एंड P फॉर पोटेंशियल। इसके अलावा भी अनेक मॉडल्स हैं जिनके थ्रू आप जाएं, नेट में सर्च कर लीजिए, आप उससे अपना असेसमेंट करके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपना एक शॉर्ट एनालिसिस करनी चाहिए। शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए क्या है, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या आपके पास अवेलेबिलिटी है। आपको ये देखना चाहिए कि हम जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, खासतौर से स्टार्टअप के केस में होता क्या है कि जब हम कोई भी हमारे पास आइडिया आता है तो हम इमीडिएटली जंप कर जाते हैं कि ये आइडिया बहुत बढ़िया है, इस आइडिया पे हम आगे काम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आइडिया सबसे पहले इस नजरिया से देखना चाहिए कि उस आइडिया को हम अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारा फाइनेंस किस स्तर से उसको देखता है, फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है, और हम किस तरीके से कार्य करें कि हमारे को पता चले कि उसकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी क्या है प्रोजेक्ट की। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी आइडिया की जो सक्सेस है वो यही है कि वो आइडिया फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होता तो वो आपकी पूंजी को खा जाता है, आपकी कैपिटल को डैमेज कर देता है, आपकी कैपिटल खत्म कर देता है। तो सबसे पहले हमको कोई भी आइडिया उठाने से पहले हमारे को उस
पूरे आइडिया के बारे में सोचना चाहिए कि इस आइडिया से हमको क्या क्या मिल जाएगा, उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए, इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर आइडिया के बारे में देखें तो कोई भी आइडिया आने के बाद में हम उसको जब बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे को देखना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है, उसमें बैरियर्स क्या है, उसमें क्या क्या परेशानियां आने वाली है, कंपटीटर्स कौन कौन है, उसमें टाइमिंग कितने लगने वाली है, उसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या है, फाइनेंशियल कैपेसिटी हमारी क्या है और उस प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उसमें क्या है, उस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में विशेष बात यह कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आज हमने वो चीज शुरू करी और आने वाले महीने भर, 2 महीने, साल, 2 साल में वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, उसका प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं हो। बहुत से मित्रों ने अभी कोरोना पीरियड में, बहुत से बिजनेसमैन ने अपने आप को कोरोना की चीजों में ढाला और उन्होंने लार्ज स्केल पे पेमेंट सिस्टम में उसमें गए जिसमें कि कोरोना की चीजें बिक रही थी, जैसे सैनिटाइजर है, मास्क है, ये चीजें बिक रही थी और इसमें लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने काफी पैसा इससे बना लिया, लेकिन ये लॉन्ग सस्टेनेबल आइडिया नहीं है, इसमें आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो कितने टाइम के लिए सस्टेन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में आप स्पेशली देखते होंगे कि डेली चेंजेस हो रहे हैं। जो मॉड्यूल हमारे मोबाइल के आते हैं वो 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में दूसरे आ जाते हैं और पुराना मॉड्यूल बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो डेली चेंज हो रही है, तो इन चीजों में इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है ये आपको सोचना चाहिए। और जहां मैंने आपको बताया कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वहां आपको ये भी देखना पड़ेगा जब हम इवैल्यूएशन करेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे अपने प्रोजेक्ट की, कि हायरिंग रिक्वायरमेंट क्या है, उस जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरीके का एम्प्लॉयमेंट हमारे पास अवेलेबल होगा या नहीं होगा। अगर आप एक छोटे शहर में हैं और आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसमें कि हाई लेवल का टेक्निकल सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड हो, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हायरिंग करने के लिए आपको छोटे शहर में मिलना मुश्किल है। तो ये ध्यान रखिए कि जो आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसके संबंध में, उसके जो हमारी टेक्निकल एबिलिटी है, या तो हमारी व्यक्तिगत टेक्निकल एबिलिटी हो या हम जो पर्सन हायर कर रहे हैं वो अवेलेबल हो। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम शुरुआत में नहीं ध्यान दे पाते, लेकिन बाद में वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। लीगल लायबिलिटीज एंड लाइसेंसिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमारे को ज्ञान होना चाहिए, और अगर हमें ज्ञान नहीं है तो उसके बारे में हमें चीजें पता कर लेनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। हमारे पास में एक हमारे सज्जन ने और महिला ने, उनकी वाइफ ने एक केक की इंडस्ट्री चालू कर दी। केक जो बर्थडे पे केक बनता है वो, और उन्होंने सप्लाई करा, अच्छा काम उनका चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ द सडन फूड जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उनसे लाइसेंस मांग लिया कि आपका लाइसेंस कहाँ है, और उसके ऊपर पेनल्टी लगभग उनके पास 35,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी। तो ये छोटी सी चीज है जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइसेंसिंग आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीगल पोजीशन आपकी क्या है, आप उस बिजनेस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपके पास पेटेंट अवेलेबल है या नहीं है, या आपकी जो बिजनेस मॉड्यूल है उसमें पेटेंट की आवश्यकता है या नहीं है। इसके अलावा आपने जो अपना बिजनेस मॉड्यूल बनाया है वो किस तरीके का है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीज ये है कि आपने प्रोप्राइटरशिप में करा है, यानी इंडिविजुअल आप कर रहे हैं, या आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो आपने लीगल पार्टनरशिप बनाई है, उसकी डीड बनवाई है, या उसको रजिस्टर्ड कराया है या नहीं कराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको लीगलिटीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बाद में आपको दिक्कत कर सकती है। क्योंकि बिजनेस जब शुरू होता है
तो पता नहीं होता वो प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा। लेकिन अगर वो प्रॉफिट में रहता है तो पार्टनर्स में झगड़ा होना बहुत संभव है, क्योंकि हर आदमी बिगर शेयर चाहता है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू क्लियर बिफोर द स्टार्टिंग बिजनेस इफ यू आर गोइंग इनटू द पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और in company formation, private limited company. So if you are proprietor then okay, because आपको सारी risk and responsibility आपकी है और उसमें जो gain होगा वो भी 100% आप ही का होगा। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अलावा एक और इम्पोर्टेंट है चीज वो है प्राइसिंग फैक्टर। प्राइसिंग फैक्टर हमारे को जरूर डिसाइड करना चाहिए, और जब हम मार्केट कंपैरिजन करते हैं तो प्राइसिंग फैक्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्राइसिंग फैक्टर हमारा डिफरेंट होता है, उससे ज्यादा हमारे को मार्जिन नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आइटम नहीं बन सकता। देन हमारे को मार्केट ट्रेंड से मालूम होने चाहिए और इसके बारे में हमारे को प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। तो मार्केट ट्रेंड्स एंड मार्केट रिसर्च, दीज आर द मेन इवैल्यूएशन पॉइंट फॉर द इवैल्यूएशन द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और इसमें हम इन डेप्थ स्टडी इन 12 पॉइंट के साथ हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एक और मॉड्यूल है द 7 डोमेन फ्रेमवर्क। द 7 डोमेन फ्रेमवर्क हमको बताता है कि हम किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं और उसकी मार्केट पोजीशन क्या है और उसमें टीम डोमेन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो हालांकि इसका नाम 7 डोमेन है, लेकिन इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है मार्केट डोमेन, जिसमें हम माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि उस लेवल पर हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की क्या पोजीशन आती है। इंडस्ट्री डोमेन के बारे में भी हम माइक्रो और मैक्रो लेवल पर डिस्कशन करते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके से इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज है टीम डोमेन, उसमें हमारा एस्पिरेंट कैसे हैं, कैपेबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट कैसी है एंड कनेक्शन एंड नेटवर्क हमारा क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में जो है वो है हमारी टीम की या हमारी कनेक्शन और नेटवर्क। अगर कनेक्शन और नेटवर्क हमारे ठीक नहीं है तो हम किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जाएं, हमारे लिए हर्डल्स आने तय हैं। तो जहां मैं बता रहा था कि आपको जब अपना सेल्फ असेसमेंट कर लें तो एक शॉर्ट एक्सरसाइज जरूर करिए। शॉर्ट एक्सरसाइज मींस 2 तरीके की शॉर्ट एक्सरसाइज कीजिए। एक तो आप इंडिपेंडेंट अपनी शॉर्ट, आप इंडिविजुअली अपनी स्ट्रेंथ देखिए और जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी भी स्ट्रेंथ देखिए। इसके अलावा आप अपनी वीकनेसेस क्या हैं, और अपनी वीकनेसेस देखने के लिए आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा कि आपके पास क्या जो आपकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। आपके पास कैपिटल है या नहीं है, आपको मार्केट से अरेंज करनी है, आपको बैंक से अरेंज करनी है, आपको रिलेटिव एंड फ्रेंड से अरेंज करनी है। और कैपिटल के मामले में एक बात और ध्यान दीजिए, ये कैपिटल जब बिजनेस हम शुरू कर देते हैं उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं रह जाता है कि हम उस कैपिटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको कटिंग कर लें। ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बना लिया जिसकी लागत लगभग 12 लाख या 15 लाख या 20 लाख है, तो आप उसको एक 10% 5% तो कट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप कट करेंगे तो आपका बिजनेस मॉडल कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए जो एश्योरेंस है उसके भरोसे कभी भी आप बिजनेस शुरू मत करिए। आप देखिए कैपिटल इन हैंड, मनी इन हैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम। अगर कैपिटल इन हैंड एंड मनी इन हैंड आपके पास नहीं है और बाद में अगर मान लीजिए जिस सोर्स से आपको लेना था अगर उसने नहीं दिया और बैंक ने आपको फाइनेंस नहीं किया, तो आपका पूरा मॉडल और आपकी अपनी कैपिटल बर्बाद हो जाएगी, आपका पूरा मॉडल कोलैप्स कर जाएगा और उस स्थिति में आप बहुत ही परेशानी में आ जाएंगे। तो ये आप जो मैंने आपको 12 इंपॉर्टेंट चीज बताई, इसके अलावा मैंने रैप मॉडल और 7 डोमेन जो आपको बताया फ्रेमवर्क, उसमें आप जाकर के बहुत सारी चीजें अध्ययन कर सकते हैं। अब इसमें जब कैपिटल के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो कैपिटल आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। कैपिटल आप बैंक से भी अरेंज कर सकते हैं और बैंक में अनेक योजनाएं हैं। लास्ट 10-15 ईयर्स में बैंकिंग एंटायरली चेंज हो गई है। पहले बैंकर्स ये चाहता था कि कोई कस्टमर मेरे पास आए, मेरे से निहोरे करे, मेरे से रिक्वेस्ट करे और मैं उसे लोन दूं।
आज कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि बैंकर्स भी अच्छे प्रपोजल्स के लिए जगह जगह घूम रहे हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो बैंक को फाइनेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं एज ए बैंकर में ये स्वीकार करता हूं कि जब भी किसी महिला का प्रपोजल हमारे पास आता है तो एक हमारे दिमाग में घंटी बजती है कि यार ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कहीं बैंक का पैसा तो नहीं डूब जाएगा। लेकिन उस चीज से बचने के लिए आपका जो फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपने जो ग्राउंड वर्क किया है अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपका अगर आप सर्विस सेक्टर में है तो अपनी यूनिट के लिए, अगर आप रिटेल सेक्टर में है तो आपने मार्केट स्टडी पूरी की है, तो निश्चित रूप से बैंकर को आपको फाइनेंस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा बैंक में अनेक स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स में जाकर के आप फाइनेंस ले सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, 30 लाख तक का फाइनेंस आप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आज बातें बता रहा हूँ ये सारी जो है स्मॉल फाइनेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, स्मॉल यूनिट अप टू 1 करोड़ रुपीज। क्योंकि अगर 1 करोड़ से ऊपर आप कभी भी कहीं किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको होमवर्क करने का तरीका बदल जाएगा और आपको एक्सपर्ट की राय लेनी ही चाहिए। क्योंकि जब आप बल्क कैपिटल इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपको छोटी मोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना है। स्मॉल से स्मॉल चीज को, या जो भी आपका कंपटीटर है, या जो भी आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजर है, या जो भी आपका प्रोडक्शन यूनिट है, इन सबको आपको देखना ही देखना पड़ेगा। तो मैं जो अभी बात बता रहा हूं जो आपको खुद कर सकते हैं वो कर सकते हैं 1 करोड़ एंड बिलो के लिए। तो अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ एंड बिलो है तो आप क्या करें, सबसे पहले अपना असेसमेंट करें। अपना असेसमेंट में सबसे पहले अपने आप स्ट्रेंथ देखें, आपको क्या नॉलेज है, क्या आपके पास मैन पावर है, क्या आपके पास लेबर है, कैसा आपका फैमिली सपोर्ट है, आपको फैमिली से कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितने आपको मैन पावर मिल रही है, जो वर्क आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कितने आवर्स का है, उतने आवर्स आप इस वर्क में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आपको जो दूसरी चीज देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि आपकी मैनेजरियल स्किल क्या है। अगर आपकी मैनेजरियल स्किल नहीं है तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं। किताबें पढ़ने से भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं और बहुत सारी चीजों का ज्ञान आपको यूट्यूब और आजकल की चीजों से हो सकता है। लेकिन ज्ञान जरूर इकट्ठा करिए, कहीं से भी इकट्ठा कीजिए। और अगर आपकी मैनेजरियल स्किल अच्छी है, आप में साहस है, तो आप निश्चित रूप से कम कैपिटल में भी अच्छा काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जहां माल उधार मिलता है, जो आपको क्रेडिटर्स हैं, जो आपके डेटर्स हैं, वो भी बिजनेस रन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस अगर आप मैनेज करना सीख गए तो आपको कम कैपिटल में काम करने का भी बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल जो चलता है वो 3 महीने का चलता है। एक जनरल हम बात करते हैं जो हर इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक जनरल हम बात करें तो 3 महीने का वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है। इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सन्ड्री डेटर्स भी होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी होता है, और इन दोनों के डिफरेंस में जो आता है वो आपका आता है आपका कैपिटल। तो ये चीजें आप अगर आप स्टडी कर लें और आप इसको मैच कर लें, असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट को मैच कर लें, तो निश्चित रूप से आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास कैपिटल कम है, तो 2 मॉड्यूल और हैं जिनमें आप जा सकते हैं। इनके बारे में मैं आप इसको इसलिए बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इन चीजों को बहुत प्रेफर कर रही है। और दोनों मॉड्यूल में क्या है, एक तो है MCG, माइक्रो क्रेडिट ग्रुप। इट इज जस्ट लाइक ए पार्टनरशिप। 3 या 4 लोग मिलकर या 5 लोग मिलकर के माइक्रो क्रेडिट ग्रुप बनाते हैं जिसको बैंक फाइनेंस करती है। मान लीजिए 5 लोगों ने एक माइक्रो क्रेडिट ग्रुप बनाया तो बैंक इसको 5 लाख रुपए फाइनेंस कर देगी। हर एक 1-1 लाख रुपया लेगा और इंडिविजुअल लायबिलिटी 1-1 लाख रुपए तक रहेगी। और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस किया जा सकता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर 5 लाख का फाइनेंस किया जा सकता है। तो माइक्रो क्रेडिट ग्रुप सिटी में बहुत ही बन रहे हैं और बैंकें उसको बहुत प्रेफरेंस देती हैं, स्पेशली जो स्मॉल सेक्टर की बैंक है, जैसे बंधन बैंक है या इंडसइंड बैंक है, या इस तरीके की जो बैंकें हैं जिनका की
बेस जो रहा है वो माइक्रो फाइनेंस रहा है, वो इन चीजों को बहुत प्रेफर करती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये हमारी गवर्नमेंट का, नाबार्ड का एक वो है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महिलाएं तक हो सकती हैं, और इसमें फाइनेंसिंग बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ एक चीजें जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 चीजें जो उत्पादन की होती हैं, उनमें से हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर 10 लोग मिलकर काम करते हैं तो किसी ना किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, किसी ना किसी के पास थोड़ी कैपिटल अवेलेबल होती है, और लेबर जो श्रम होता है वो तो 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 10 लोग श्रम करने को तैयार हैं। इनमें अगर 1 या 2 लोग भी मैनेजमेंट में और एंटरप्रेन्योरशिप में परफेक्ट है तो पूरा ग्रुप उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी मैं बताना चाहूंगा मैडम सिंधुजा जी को कि इसके ऊपर भी एक सेपरेट वेबिनार की जा सकती है, और इसमें भी हम लोग बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ऐसा है जो है वो महिलाओं के उत्थान में सबसे ज्यादा सहायक है, ग्रामीण क्षेत्र में भी, अर्ध शहरी क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। जहां पर लोग 10 लाख 15 लाख या 20 लाख के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और आपने जब एक बार डिसाइड कर लिया कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, तो इसको बनाने में आपको एनजीओ भी मदद करते हैं। वेरियस एनजीओ आर डूइंग द वर्क इन द फील्ड ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनको कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसके अलावा मैं कुछ चीजें और भी आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आप देखें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जब हम बहुत ही एंटर करना चाहते हैं, तो पोर्टर्स का 5 फोर्स मॉडल एक और चीज है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, उस मॉड्यूल के अनुसार अपने बिजनेस मॉड्यूल को जज कर सकते हैं। तो पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल में मेन चीज जो है वो 5 फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर है कॉम्पिटिटिवनेस, दूसरा फैक्टर है बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, एंड तीसरा फैक्टर है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर कंपटीशन आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा है, तो आपको जानना ही पड़ेगा कि आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को इस तरीके का बनाएं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके और आपकी डिमांड पैदा हो सके। दूसरी चीज बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो इनपुट है, उस जो सप्लायर है वो कितना बार्गेनिंग, कितनी जगह से अवेलेबल है, ये आपको देखना है। आपका बायर किस नेचर का है, आपका प्रोडक्ट यूनिक है या जनरल प्रोडक्ट है, इन सब चीजों को आप जब नोट कर लेंगे, तब आप ये देखिए कि जब आप बिजनेस में जिसमें जा रहे हैं उसमें न्यू एस्पिरेंट कितने आ सकते हैं, या जो थ्रेट है वो सब्स्टिट्यूशन से कितनी है, आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। इन मॉडल्स को देखना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन जर्नल हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये मॉडल्स हैं जो इन मॉडल्स पर जा करके आप साइंटिफिकली फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं कि आप जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जा रहे हैं उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ्यूचर क्या है। और किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ्यूचर मेनली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना फाइनेंशियल प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। मैंने सर आई वांटेड टू आस्क, अगर हम कोई पैकेजिंग का काम स्टार्ट करते हैं तो उसके फूड लाइसेंस का प्रोसीजर क्या है? लाइसेंस के लिए हाउ मच डू वी हैव टू पे फॉर इट? देखिए ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप जो बना रहे हैं वो आइटम क्या है। जैसे कुछ खादी ग्राम उद्योग के अंतर्गत आती है चीजें, जैसे अचार, जैसे पापड़, ये खादी ग्राम उद्योग के अंतर्गत आती हैं चीजें। लेकिन अगर आप पिज्जा बना रहे हैं तो ये खादी ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर आप ऐसी चीजें बना रहे हैं जो खादी ग्राम उद्योग के अंतर्गत आते हैं तो आपको लाइसेंसिंग की विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो खादी ग्राम उद्योग के बेसिस पे नहीं आते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप फूड डिपार्टमेंट से लाइसेंस ले लें, एंड इट विल नॉट कॉस्ट मच, इट इज ओनली 5,000-6,000 रुपीज जॉब। तो सर ये फूड लाइसेंस और फूड एक तो होता है फूड लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन,
What is the हाँ। difference in license and registration? नहीं, लाइसेंस नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, रजिस्ट्रेशन कराना है अपनी फर्म का जो आप प्रोड्यूस कर रही हैं, Okay. उस चीज का। अगर आप खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में हैं तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रामोद्योग के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। और सर अगर हम खादी उद्योग में नहीं कर रहे तो उसके लिए मैंने YouTube में पढ़ा था कि आपको अगर 1 लाख या पता नहीं कितने से कम है तो खाली रजिस्ट्रेशन करानी होती है। नहीं, 1 लाख वाला कोई क्लॉज नहीं है मैम, उसमें अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कब आपका बिजनेस किस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, और इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लीगली साउंड चलें। क्योंकि मैं तो कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा। होता क्या है कि अगर आप एक बार कोई भी आपका प्रोडक्ट इस तरीके का पकड़ा गया जो कि FPO वगैरह में नहीं है, तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगती है। तो सर रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अलग अलग चीजें हैं? नहीं, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अलग अलग चीजें तब हो जाएंगी जब आप अपने कोई ब्रांड का आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। जैसे आपने मान लीजिए जो भी है, जैसे आज की डेट में मैगी चल रही है, अगर आप अपना कोई भी आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस आइटम को या तो आप बिना अपने स्टाम्पिंग के बेचिए, तो कोई भी आपसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने उसमें कहा कि ये मिनी की मैगी है, आपने उसका नाम कर दिया मिनी की मैगी या मिनी के नूडल्स, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। राइट सर, तो रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर लाइसेंस भी वही होगा, सेम चीज? हाँ, लाइसेंस वही होगा। ठीक है, थैंक यू सर। अभी आपने जब टॉक हो रही थी तो आपने बताया कि एक बेकिंग बिजनेस के बारे में आपने रेफर करा था। हाँ, yes, तो सर इसके लिए मुझे ये 2 क्वेश्चंस हैं कि लाइसेंसिंग जो प्रोसेस है वो इसके लिए मैंडेटरी है, मतलब अगर इसको आप करना चाहते हैं इसको, तो अगर ब्रांड नेम के साथ करना चाहते हैं जी। अच्छा, तो सर इसका क्या प्रोसेस रहता है, कहाँ पे हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं, कहाँ पे? मैम इसके लिए देखिए, या तो आपको किसी वेल नोन पर्सन जो कि इस क्षेत्र में है उससे मदद लेनी पड़ेगी, या आप हमारे CIMA के ऑफिस आ सकते हैं और वहां से भी हम आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद में सर्वे होता है, सर्वे के बाद में आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अच्छा सर, कहाँ पे आप बता रहे हैं, कहाँ पे ऑफिस? करा सकते हैं। Guide you, you can connect with self group and we'll be connecting you to the right forum, right? And I have Miss Mahima has just shared a WhatsApp link, I suppose. You can connect in that group. That's a women entrepreneur WhatsApp group, right? Okay, thank you so much. Thank you so much. Madhurima ma'am has some query. Madhurima ma'am, please go ahead. Sindhuja Avasthi Mishra to please conclude the session with her vote of thanks. Thank you. No issues. Thank you so much, Mahima. And it was nice connecting with many entrepreneurs, women on this forum. First of all, my heartfelt thanks to all the dignitaries, Honorable Vice Chancellor, Dean Academics, and Dean Faculty of Arts of Lucknow University, and a special thanks to Archana Shukla ma'am and Madhurima Pradhan ma'am for joining hands and being such a big support for our event. इसके साथ ही मैं इस समय प्रतिभा मैम जो कि हमारी चीफ गेस्ट थी, राजीव सक्सेना सर को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हम लोगों के लिए समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी हम लोग से साझा किया। आई एम वेरी श्योर पार्टिसिपेंट्स मस्ट हैव लर्न हाईलाइटिंग आवर स्मॉल एफर्ट्स। और इसके साथ ही मैं अपनी टीम सेल्फ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, especially Mahima, Sangla, Anjali, Sonal, Purnima, Adija, and Dr. Nancy for their endless efforts and support to the thought which we imbibe together. Also, I'm thankful to my colleagues and my student team, especially to Mr. Vinay Kumar, Tiyasha Sen, Virendra Maurya, Devanshi Gupta for their time commitment and quality of work. This event we can make out this event just because of their effort and their commitment and the quality of work.
Warm regards to SEMA, Small Industries and Manufacturers Association, for creating Self Forum to get women entrepreneurs under this umbrella together. And much thanks to the president of SEMA, Shri Shailendra Srivastava. And we will be following our commitment of helping women entrepreneurs. So last but not the least, I'm much thankful to audiences for their participation, their active participation rather, and we will be more than happy to connect you all in person and helping you in getting your turning up your passion into profession. Very soon we can connect one-to-one, and I'm sure this session would have been given you required information, and you are always welcome.